एक प्रसिद्ध कानून प्रोफेसर को उनके ड्राइववे में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वर्षों बाद अभियोजकों ने कहा कि मामले की कुंजी वो महिला थी जिसने ट्रिगर नहीं दबाया था। 2014 में प्रतिवादी का एक अमीर बॉयफ्रेंड था जिसका नाम चार्ली एडल्सन था और चार्ली एडल्सन के परिवार के सामने एक बड़ी समस्या थी और वो समस्या थी डैन मार्केल। जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने पैसों के लेन देन की पड़ताल की, उन्होंने रिश्तों का एक जाल और गुप्त भुगतानों को उजागर किया जिसने एक घातक साजिश को जन्म दिया। प्रियस ने रिवेरा तक पहुंचाया, रिवेरा ने गार्सिया तक पहुंचाया और दुश्मनी ने एडल्सन परिवार तक पहुंचाया और दोनों रास्ते कैथरीन इवानोवा पर आकर खत्म होते हैं। लेकिन जिसका सभी को इंतजार था वो फैसला नहीं आया। प्रतिवादी मैकफनोवा के संबंध में मैं इस मामले को मिस्ट्रियल घोषित करता हूं। पहली जूरी नतीजे पर नहीं पहुंची, दूसरी ने उसकी किस्मत तय की। जल्द ही वो उन लोगों के खिलाफ जिन्हें अभियोजक असली मास्टरमाइंड मानते थे, केस बनाने में मदद कर रही थी। गवाही देते वक्त क्या आपने जूरी से सच कहा था? मैं नहीं थी। तो फिर अब अलग कहानी लेकर क्यों आई हो? मुझे लगता है कि सच सामने आना चाहिए था और जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। फीमेल क्रिमिनल्स के इस एपिसोड में स्वागत है। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूं। मियामी, फ्लोरिडा में हम इस हफ्ते की महिला अपराधी कैथरीन मैकबेन से मिलते हैं, जिनका जन्म दिसंबर 1984 में हुआ था। वो मूल रूप से फिलीपींस की हैं। फिर वो और उनका परिवार अमेरिका के मियामी, फ्लोरिडा में बस गए। किशोरावस्था के अंत में एक दोस्त ने कैथरीन की मुलाकात सिगफ्रेडो गार्सिया से कराई। हम बस एक दिन मिले थे, मुझे याद नहीं, वो बहुत पहले की बात है। मैं तब बहुत छोटी थी। क्या आप दोनों हाई स्कूल में मिले थे? नहीं, ये हाई स्कूल के बाद था। जल्द ही कैथरीन और सिगफ्रेडो ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और बाद में वे साथ रहने लगे। फिर 2007 में इस जोड़े ने अपने पहले बच्चे, एक बेटे का स्वागत किया। 5 साल बाद उनके यहाँ दूसरा बच्चा हुआ, एक बेटी। हालांकि वे एक दूसरे को पति पत्नी कहते थे, सिगफ्रेडो और कैथरीन की कानूनी शादी नहीं हुई थी। उनका रिश्ता उथल पुथल भरा था, जिसमें बेवफाई के आरोप और सिगफ्रेडो के कथित नशीली दवाओं के इस्तेमाल की बात शामिल थी। क्या कोई खास घटना हुई थी जिसकी वजह से आपने उनसे रिश्ता तोड़ लिया? मुझे ऐसा लगता है, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि उसके फोन से गलती से मुझे कॉल आ गई थी और मैंने उसे अपने किसी दोस्त से किसी बात पर बात करते हुए सुन लिया था, शायद किसी लड़की के बारे में, और बस मैंने वहीं तय कर लिया कि अब बहुत हो गया। क्या ये गंभीर अलगाव था? हाँ, इस समय हाँ। क्या मिस्टर गार्सिया ने आपसे फिर से साथ आने की कोशिश की? हाँ। आपने वो कैसे किया? मेरा मतलब है, मैं उसके साथ हमेशा से रही हूँ, तो आप जानती हैं, जैसे वो सही बातें कहता था और हम फिर से सब ठीक करने की कोशिश करते थे। 2013 के अंत तक कैथरीन और सिगफ्रेडो का रिश्ता खत्म हो गया था। वो कहती है, इस बार ये हमेशा के लिए है। कैथरीन ने जल्दी ही चार्ली एडल्सन नाम के पेरियोडोंटिस्ट से रिश्ता शुरू किया, जो साउथ फ्लोरिडा में प्लेबॉय के नाम से जाना जाता था। चार्ली एडल्सन फ्लोरिडा के कोरोली स्प्रिंग्स में अमीर परिवार में पले बढ़े। उनके पिता हार्वी सफल डेंटिस्ट हैं और मां डोना पूर्व शिक्षिका हैं, जो अपने पति के क्लिनिक में पार्ट टाइम काम करती थी। चार्ली के 2 भाई बहन थे, रॉब एडल्सन और वेंडी एडल्सन। सभी एडल्सन बच्चे अपने क्षेत्र में सफल थे। रॉब एडल्सन डॉक्टर हैं और वेंडी एडल्सन वकील हैं। जहां तक चार्ली की बात है, उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए डेंटिस्ट बने और आखिरकार अपने पिता से एडल्सन इंस्टीट्यूट संभाल लिया। मेरा नाम डॉक्टर चार्ली एडल्सन है और मैं एक पेरिडोंटिस्ट हूँ। अपने पिता डॉक्टर हार्वी एडल्सन के साथ मालिक और सहभागीदार हूँ, जो एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हैं। मुझे अपने काम में जो सबसे अच्छा लगता है वो है लोगों की मुस्कान को वापस लाना, उनके चबाने के तरीके को बदलना, उनके जीने के तरीके को बदलना और उनकी आत्मसम्मान और रोजाना अपने बारे में सोचने के तरीके को बदलना। लेकिन कैथरीन और चार्ली असल में साउथ बीच, फ्लोरिडा के सोफिया डेंटल ऑफिस में मिले थे। क्या वो सॉफ्टी डेंटल के कर्मचारी थे या सब कॉन्ट्रैक्टर? सब कॉन्ट्रैक्टर विशेषज्ञ थे। आप दोनों ने काम के क्षेत्र के बाहर एक दूसरे से बातचीत करना कैसे शुरू किया? मुझे लगता है कि वो कुछ लड़कियों से पूछ रहे थे, आप जानती हैं कि क्या मैं सिंगल हूँ, और फिर उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। मुझे लगता है कि उन्होंने अपना नंबर मेरे फ़ोन में सेव किया था। कैथरीन और चार्ली का रिश्ता शुरू में कैजुअल था, बाद में उसे परिवार से मिलवाया गया। पहले वेंडी के साथ डिनर और फिर बीच डे पर। कैथरीन और चार्ली ने कभी एक दूसरे को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं कहा और ना ही अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाया।
और कैथरीन ने बाद में कोर्ट में स्वीकार किया कि जब वो चार्ली एडल्सन को डेट कर रही थी, उसी समय वो अपने बच्चों के पिता सिगफ्रेडो गार्सिया के साथ भी संबंध बना रही थी। 2014 की गर्मियों तक कैथरीन और चार्ली का रिश्ता खत्म होने लगा, लेकिन वे दोस्त रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्ली ने कैथरीन को सिगफ्रेडो के साथ फिर से रिश्ता शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। हालांकि सिगफ्रेडो चार्ली के बारे में ज्यादा खुश नहीं था और उसे ये पसंद नहीं था कि वे दोनों दोस्त के तौर पर भी बात करें। कैथरीन की दोस्त जैंड्रा वेलास्केज मस्कारो ने बताया कि जुलाई 2014 में सिगफ्रेडो और चार्ली में झगड़ा लगभग हाथापाई तक पहुंच गया था। और सिगफ्रेडो अचानक वहां आ जाता है, उसे घेर लेता है, कार से बाहर कूदता है और उन पर चिल्लाने लगता है। केटी ने आपको कभी ये नहीं बताया ताकि वो सुन सके कि क्या कहा जा रहा है? नहीं। ठीक है। और जैसा कि आपने कहा, चार्ल्स किसी तरह रास्ता बदलने और बस बच निकलने में सक्षम था। ये सही है, ठीक है। उसी महीने लगभग 500 मील दूर हुई एक हत्या ने एडल्सन परिवार को हमेशा के लिए झंझोड़ दिया। 18 जुलाई 2014 को टलहासी, फ्लोरिडा में डैन मार्कल, चार्ली की बहन वेंडी के पूर्व पति को उनके ड्राइववे में सिर में गोली मार दी जाती है। ठीक है, मुझे बिल्कुल बताइए कि क्या हुआ था। हमने उसे ऊपर सुना और गैराज का दरवाजा खुला हुआ था और मुझे लगा कि वो सज्जन अपनी गाड़ी पीछे निकाल रहे हैं, तो मैं अपने घर वापस चला गया, लेकिन वो कभी बाहर नहीं निकले। और मैं वापस आया और उनकी ड्राइवर साइड की खिड़की टूटी हुई थी। वो घायल थे और जवाब नहीं दे पा रहे थे, वो अंदर ही थे। मुझे नहीं पता कि किसी ने उन्हें गोली मारने की कोशिश की या उन्होंने खुद को गोली मारी या क्या हुआ, मुझे नहीं पता। जल्दी से जल्दी एक एम्बुलेंस भेजिए। उनके साथ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। ड्राइवर साइड की खिड़की पूरी तरह टूटी हुई है और उनके सिर पर खून ही खून है। वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मुझे लगता है आपको जल्दी करना चाहिए। डैन मार्कल को टलहासी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगली सुबह चोटों से उनकी मौत हो गई। उनका मामला सीधे हत्या की जांच बन गया। सवाल है, कोई फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के कानून प्रोफेसर को क्यों मारना चाहेगा? डैन मार्कल और वेंडी एडल्सन का तलाक हुए 1 साल हो चुका था, जिसमें दोनों बेटों की कस्टडी को लेकर कड़वी लड़ाई हुई थी। शूटिंग वाले दिन ही डिटेक्टिव्स ने वेंडी एडल्सन से पूछताछ की ताकि पता चल सके क्या वेंडी और डैन का तलाक उनकी हत्या से जुड़ा है। डैनियल को गोली लगी है ना? हमें जानना है ऐसा क्यों और किसने किया। क्या आप इसमें मदद कर सकते हैं? मैं कोशिश करूंगी। मैं अभी जो करना चाहता हूँ वो है चीजों को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ठीक है? मुझे आपकी अनुमति चाहिए। मैं आपका मोबाइल लेकर उसमें से सारी जानकारी डाउनलोड करना चाहता हूँ। क्या इसमें कोई समस्या है? नहीं। ठीक है। और फिर हम आपके लिए बच्चों को लाने की व्यवस्था करेंगे या किसी तरह बच्चों को ले आएंगे, ठीक है? क्योंकि बच्चे डे केयर में हैं, सही है? हाँ, और उन्हें अपनी माँ की जरूरत होगी। हाँ, डैडी ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया और मुझे बहुत डर लग रहा है कि शायद किसी ने ये किया हो। इसलिए नहीं कि वे डानी से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा कि ये किसी तरह से अच्छा है। क्या आप कह रही हैं कि आपको लगता है कि शायद आपके किसी दोस्त ने ऐसा कुछ किया होगा? प्लीज, मुझे नहीं पता। यही वजह है कि आप यहाँ हैं और इसी वजह से हम बात कर रहे हैं। क्या आप कभी किसी को ऐसा करने को कहेंगे? कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। ठीक है। क्या आपको लगता है कि कोई आपके फायदे के लिए बिना पूछे ऐसा करेगा? नहीं। इससे क्या फायदा होता है? मेरा मतलब है मेरा भाई, वही, उसका नाम चार्ली है, जिससे मैं बहुत करीब हूँ। वो बहुत भद्दे मजाक करता है और ये भी उसका ही मजाक था। उसने आज सुबह मेरे लिए टीवी खरीदी थी जो टूट गई और फिर मैं उससे बात कर रही थी कि क्या टीवी ठीक करवाना सही रहेगा या मुझे नई खरीदनी चाहिए। और ये हमेशा उसका मजाक था कि जैसे उसे पता था कि डैडी मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं और ये हमेशा उसका ही मजाक रहता था। उसने कहा, मैं जानती हूँ, मैंने एक भाड़े के हत्यारे को रखने के बारे में सोचा था, लेकिन तुम्हें ये टीवी दिलाना सस्ता पड़ा तो मैंने तुम्हें ये टीवी दिला दी। मेरा मतलब है वो कभी ऐसा नहीं करते। वो मेरे बड़े भाई हैं, बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये बात मैंने सुबह रिपेयर वाले को भी बताई थी। वेंडी से 5 घंटे पूछताछ में उसने कई बार बताया कि उसके परिवार, खासकर भाई चार्ली एडल्सन को उसके एक्स हस्बैंड पसंद नहीं थे। आप जानती हैं, जैसे मेरे माता पिता है, वे उस पर बहुत गुस्सा है, लेकिन जब भी वे मेरे बच्चों के आसपास होते हैं वे कभी भी मेरे बच्चों के पिता के बारे में कोई बुरा शब्द नहीं बोलते। वे सच में उस बारे में बहुत सावधान रहते हैं। उन्हें वह पसंद है,
पर वे जानते हैं कि वे मेरे बच्चों के पिता हैं और ऐसा कभी नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कौन उस पर इतना गुस्सा हो सकता है। खैर, यही तो मुझे पता लगाना है। ऐसा कुछ करने के लिए वो भाई जिससे तुम बहुत करीब हो, मुझे साथ साथ बहुत सी संभावनाओं को खारिज भी करना है। वो भाई जिससे तुम बहुत करीब हो और जिसने टीवी पर मजाक किया था, उसका नाम क्या बताया था? चार्ली, और वो फोर्ट लॉडरडेल में है। हाँ। ठीक है, मुझे बताओ उसके पास किस तरह की कार है? उसके पास लगभग 5 कारें हैं। नमस्ते। वो बिना निशान वाली पुलिस कार के कोने में गाड़ी चला रहा है। सच में? वो थोड़ा अलग किस्म का इंसान है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, अगर तुम्हें पता चले कि ये वही इंसान है जिसे तुम व्यक्तिगत रूप से जानते हो, तो क्या इससे तुम्हारी राय बदल जाएगी कि उस इंसान के साथ क्या होना चाहिए? उस इंसान के साथ क्या होना चाहिए इस बारे में? अभियोजन के उद्देश्य से। नहीं। क्या आपको लगता है किसी ने मेरे पूर्व पति को मारने की कोशिश की? उन्हें कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मेरा मतलब है, अगर मुझे लगता कि ये मेरे भाई ने किया है तो बात अलग होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरे परिवार ने किया है। मेरे करीबी परिवार के बाहर कोई भी हो वो मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे करीबी परिवार ने ये किया है। तो अगर कोई और है? हाँ। ठीक है, आपको क्या लगता है कि चार्ली ऐसा कुछ करने में सक्षम हो सकता है? नहीं। आइए बस बात करते हैं। वो एक जोकर है। ठीक है, सब ठीक है, इस तथ्य के आधार पर कि घड़ी पहले ही चल रही है। ठीक है, और हमें शुरुआत में ही जितना हो सके उतना काम करना है। 2014 में चार्ली को सार्वजनिक रूप से संदिग्ध के रूप में पहचाना नहीं गया था। यहां तक कि अब भी वेंडी एडल्सन को कभी भी सार्वजनिक रूप से संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है या अपनी पूर्व पति की हत्या के मामले में आरोपित नहीं किया गया है। जासूस फिर से वहीं पहुंच गए हैं जहां से शुरू किया था। कैथरीन मबानो ने अदालत में कहा कि चार्ली एडल्सन ने उन्हें अपने पूर्व साले की हत्या की जानकारी नहीं दी, इसलिए उनकी जिंदगी सामान्य रही। हालांकि एक चीज अलग थी। 2014 के पतझड़ में कैथरीन अधिक शान शौकत से रहने लगती हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक जाती हैं और नकद में ब्रेस्ट एनहांसमेंट सर्जरी करवाती हैं। बाद में कैथरीन और सिगफ्रेडो गार्सिया दोबारा साथ आ जाते हैं। 2015 तक उनका परिवार फिर एकजुट हो जाता है। उन्हें नहीं पता था कि जांचकर्ता उन पर नजर रख रहे हैं और मई 2016 तक सब कुछ बदल जाता है। 25 मई 2016 को सिगफ्रेडो गार्सिया को दक्षिण फ्लोरिडा के एक गैस स्टेशन पर कोकेन रखने और डैन मार्कल की मौत से जुड़े प्रथम श्रेणी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। डैन मार्कल की हत्या के लिए सिर्फ सिगफ्रेडो गार्सिया ही गिरफ्तार नहीं हुए थे, गैंग लीडर लुइस रिवेरा के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, जो पहले से एक अन्य मामले में संघीय जेल में हैं। जून 2016 में लियोन काउंटी की ग्रैंड जूरी ने सिगफ्रेडो गार्सिया और लुइस रिवेरा के खिलाफ अभियोग लगाया। आरोप पत्र के अनुसार उद्धरण लगभग 18 जुलाई 2014 को लियोन काउंटी और फ्लोरिडा राज्य में उन्होंने डैनियल मार्कल की अवैध रूप से आग्नेयास्त्र से गोली मारकर हत्या की और वो आग्नेयास्त्र उनके कब्जे में था और ये हत्या पूर्व नियोजित योजना या डैनियल मार्कल की मृत्यु का इरादा लेकर की गई थी। उनकी गिरफ्तारी चौंकाने वाली है। दोष सिद्ध गिरोह के एक सदस्य और दक्षिण फ्लोरिडा के एक व्यक्ति का टालाहैसी में सैकड़ों मील दूर रहने वाले FSU के कानून के प्रोफेसर डैन मार्कल से भला क्या संबंध हो सकता था? जांचकर्ताओं ने पाया कि डैन मार्कल की हत्या इत्तफाकिया नहीं थी। पुलिस के पास जांच में ज्यादा सुराग नहीं थे जब तक डैन मार्कल के पड़ोसी से 911 कॉल का सुराग नहीं मिला। पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि गोलीबारी के बाद उसे टोयोटा प्रियस जैसी हल्की रंग की कार ड्राइववे से जाते दिखी। 23 जुलाई 2014 को डैन मार्कल की हत्या के 5 दिन बाद जांचकर्ताओं ने हल्के रंग की टोयोटा प्रियस की संदिग्ध वाहन की निगरानी तस्वीर जारी की। जासूसों ने सबूत पाया कि प्रियस में बैठे लोगों ने डैन मार्कल की हत्या से पहले उसका पीछा किया। जुलाई 2015 में पुलिस को एक सिटी बस के वीडियो में वही टोयोटा प्रियस होने का शक हुआ। वीडियो में आप न तो ड्राइवर को देख सकते हैं और न ही नंबर प्लेट साफ देख सकते हैं। हालांकि विंडशील्ड पर एक टोल ट्रांसपॉन्डर था। जांचकर्ताओं ने हत्या के समय तल्हासी जाने वाली टोयोटा प्रियस के टोल रिकॉर्ड निकाले। टोल रिकॉर्ड उन्हें मायामी फ्लोरिडा की कार रेंटल एजेंसी तक ले गए। जासूसों को कार का रेंटल अग्रीमेंट मिला जिससे पता चला कि वो लुइस रिवेरा ने किराए पर ली थी। अग्रीमेंट पर लुइस द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके जांचकर्ता उसे ढूंढने में सफल हो जाते हैं। अग्रीमेंट पर एक और नंबर था जो सिर्फ भाई के नाम से था। जांचकर्ताओं ने वो नंबर सिगफ्रेडो गार्सिया तक ट्रेस किया जो रिवेरा का बचपन का दोस्त था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से और भी सवाल उठे कि वे डैन मार्केल को मरता हुआ क्यों देखना चाहते थे। कोर्ट दस्तावेजों ने सिगफ्रेडो गार्सिया को डैन की पूर्व पत्नी वेंडी के परिवार, खासकर चार्ली एडल्सन से जोड़ा।
ABC न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी हलफनामे में कहा गया है कि चार्ली को मार्केल पसंद नहीं थे और वो उनके साथ नहीं निभा पाती थी। दस्तावेज में कहा गया है कि सिगफ्रेडो और लुइस को इस अपराध के लिए शामिल किया गया और पुलिस मानती है कि हत्या का मकसद एडल्सन परिवार की ये चाह थी कि वेंडी और डैन के बच्चों को साउथ फ्लोरिडा ले जाया जाए। 2013 में वेंडी और डैन के तलाक से पहले बताया जाता है कि डैन ने वेंडी की इस कोशिश का विरोध किया था कि वो अपने छोटे बेटों को अपने परिवार के करीब लाने के लिए साउथ फ्लोरिडा ले जाएं। 2016 में अभियोजकों ने डैन मार्कल की हत्या में एडल्सन परिवार पर आरोप नहीं लगाया क्योंकि अभियोजक जॉर्जिया कैपलमैन के अनुसार पर्याप्त सबूत नहीं थे। एडल्सन परिवार के वकीलों ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें आंशिक रूप से कहा गया, उद्धरण, एडल्सन परिवार के किसी भी सदस्य, वेंडी, उनके भाई चार्ली या उनके माता-पिता डोना और हार्वे का डैन की हत्या से कोई लेना देना नहीं था। हम समझते हैं कि सरकार ने एडल्सन परिवार की कड़ी जांच की, लेकिन अब तक कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया जिससे लगे कि वे इसमें शामिल थे। लुइस रिवेरा और सिगफ्रेडो गार्सिया का ट्रायल 2016 के अंत में होना था, लेकिन उसी साल पतझड़ में एक चौंकाने वाली गिरफ्तारी से सब कुछ रुक गया। 1 अक्टूबर 2016 को 31 वर्षीय कैथरीन मैकबैनबा को डैन मार्कल की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं का कहना है कि कैथरीन कथित हिटमैन और एडल्सन परिवार के बीच कड़ी हैं। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्राप्त संभावित कारण हलफनामे के अनुसार कैथरीन मैकबैनबा चार्ली एडल्सन के साथ व्यक्तिगत संबंध में थी, जो पीड़ित के पूर्व साले हैं। कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि मैकबैनबा चार्ली की करीबी थी। जांचकर्ताओं के अनुसार मैकबैनबा ने अपने बच्चों के पिता सिगफ्रेडो गार्सिया और उनके सहयोगी लुइस रिवेरा को हत्या के लिए शामिल किया और इन सभी को इसके लिए भुगतान मिला। दस्तावेज के अनुसार वेंडी एडल्सन की बच्चों को स्थानांतरित करने की अपील अस्वीकार होने पर उसकी मां डोना ने बार बार दबाव डाला कि वो डैन मार्कल को साउथ फ्लोरिडा जाने की अनुमति देने के लिए मजबूर करे। दस्तावेज के अनुसार वेंडी के पूर्व प्रेमी ने बताया कि वेंडी ने खुलासा किया था कि चार्ली ने पिछले गर्मी में हिटमैन किराए पर लेने की जानकारी ली थी, जिसकी कीमत $15,000 थी। पुलिस साक्षात्कार के दौरान वेंडी ने कहा कि चार्ली ने यह मजाक में कहा था। साक्षात्कार कक्ष में रहते हुए वेंडी ने कथित तौर पर अपने माता-पिता को फोन करके गोलीबारी की सूचना देने की इच्छा जताई थी। उसने पीड़ित सहायताकर्ता से कहा कि उसके माता-पिता डैन मार्कल से बहुत नाराज थे और स्थिति को गड़बड़ बताया। वेंडी ने अपनी मां डोना एडल्सन को फोन किया और कथित तौर पर उनसे कहा कि वे चार्ली को गोलीबारी के बारे में सूचित करें। संभावित कारण हलफनामे के अनुसार डोना ने चार्ली को फोन किया, लेकिन वो वॉइसमेल पर चला गया। उसने उसे कॉल किया और वे 5 मिनट 47 सेकंड बात करते हैं। चार्ली ने डोना को फिर फोन किया और 6 मिनट 31 सेकंड बात की। वो कैथरीन मैकबेन को कॉल करता है और रिपोर्ट के अनुसार 3 मिनट तक बात करते हैं। अधिकारियों के अनुसार कैथरीन को किया गया कॉल अहम है क्योंकि जांचकर्ताओं का मानना है कि मैकबेनवेल ने हत्या में मदद की थी और वो परिवार के संदिग्ध सदस्यों व शूटर्स के बीच कड़ी थी। जांचकर्ताओं को डैन मार्कल की हत्या में कैथरीन की भूमिका की पुष्टि कथित हिटमैन में से एक से मिलती है। मैं ऐसा था शायद जैसे 3 या 4 फीट दूर था उसकी कार से। मैंने देखा कि वो बाहर कूद गया। वो कार के चारों ओर जाता है जैसे वो चला रहा था। उस दिन फोन पर वे कातिल थे। उसे 2 बार गोली मारी, कार में बैठे और हम निकल गए। अक्टूबर 2016 में पुलिस का लुइस रिवेरा से लिया इंटरव्यू कैथरीन मैकबेन सिगफ्रेडो गार्सिया को फंसाता है और लुइस का दावा है कि कम से कम एक एडल्सन को योजना की जानकारी थी। मैंने उससे कार में आने से पहले पूछा वो ऊपर क्या कर रही है। वो ऊपर आई थी देखने कि बच्चों के साथ सब ठीक है या नहीं। मैंने कहा तुम्हें जानना चाहिए ये औरत यहाँ क्या कर रही है। उसे पता है कि हम ऊपर हैं। उसे पता है तुम ऊपर हो तो वो यहाँ क्यों है। जब वो कॉल करता है वो केटी को कॉल करता है। अरे क्या हो रहा है। मैंने एक महिला को देखा, वो बस देख रही है कि सब ठीक है। कल वो कब जा रहा है, फ्लाइट से या कहीं और। बस इतना ही। तो हमें ये कल करना है। हाँ, क्योंकि वो जा रहा है। वो बच्चों से मिलने आई थी, लेकिन मैंने उसे थोड़ा शांत पड़ते देखा। मैं ठीक था। तो मैं ऐसा था, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम वापस होटल जा रहे हैं। मेरा मतलब है मैं बैठा हूँ, मैं होटल में कुर्सी पर बैठा हूँ। वो पूछता है तुम ठीक हो। अब मैं बस जानना चाहता हूँ कि ये औरत यहाँ क्या कर रही है। गुरुवार को तुम गाड़ी चला रहे थे, तुमने उसे बच्चों को लेकर चलते हुए देखा। तुम पूछते हो, वो बोलता है वेंडी है।
वो ये सुनिश्चित कर रही है कि हम ये करने वाले हैं या जो भी। वो ये देखना चाहती थी कि हम ऊपर हैं या नहीं। उसे शक था कि हम झूठ बोल रहे थे और वो भी झूठ बोल रहा था। और आपने पहले कहा था कि वो केट को कॉल करता है। उसने केटी को कॉल किया। सोचिए, वे नीचे गए, हमने बंदूक फेंक दी थी और फिर उसने उसे कॉल किया और कहा सब कुछ हो गया। पक्का कर लो कि मेरे पैसे तैयार है, मैं रास्ते में हूँ। जब हम घर वापस पहुंचे, उसने उसे कॉल किया। हाँ, हमें पैसे चाहिए। वो बोली चिंता मत करो, कल सुबह मिल जाएगा। मैं सुन सकता हूँ। मुझे पता है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। तुम तल्हासी से बाहर जा रहे हो। मार्केल को गोली मार दी गई है। ठीक है, और फिर क्या आप कह रहे हैं कि आपने बंदूक फेंक दी थी उससे पहले, जब उसने पहली बार फोन किया? क्योंकि असली बात यह थी कि वो उसे फोन करता है और कहता है हाँ, उसने फोन किया और उसे बताया कि सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है। मुझे लगता है हमने वो बंदूक मिलने से काफी पहले या बंदूक मिलने के बाद उसके लिए पक्का, बिल्कुल 100% उसने फोन किया और कहा अरे ये पहले ही हो चुका है। क्या आपने उसे दूसरी तरफ सुना? हाँ, मैं उसे सुन सकता हूँ। वो कहती है ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, ठीक है, मुझे पहले से पता है। हाँ, जैसे मैं सोचता हूँ उसे कैसे पता चलता है। समझ लो, उसे कैसे पता चलेगा कि वो खत्म कर चुकी है। लेकिन वो केटी की आवाज है। हाँ, ये केटी की आवाज है। 100% ये केटी की आवाज है। केटी 100% वो वेंडी को कॉल नहीं कर सकता। और मैं उसकी आवाज नहीं जानता, मैं केटी की आवाज जानता हूँ। याद रहे, 2016 में एडल्सन परिवार का कोई सदस्य डैन मार्कल की मौत के मामले में गिरफ्तार या आरोपित नहीं हुआ था। कैथरीन की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद लुइस रिवेरा ने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के कानून के प्रोफेसर की हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की। अक्टूबर 2016 तक लुइस रिवेरा पहले से ही एक असंबंधित आरोप में 12 साल की संघीय जेल की सजा काट रहा है। इस प्ले एग्रीमेंट में उसे मौत या उम्र कैद नहीं मिलती। लुइस रिवेरा को डैन मार्कल की हत्या में केवल 7 साल की और सजा दी जाती है। प्ली की शर्तों के अनुसार उसे अधिकारियों से पूरा सहयोग और कैथरीन व सिगफ्रेडो के खिलाफ गवाही देनी होगी। अक्टूबर 2019 में डैन मार्कल की हत्या के 5 साल बाद कैथरीन मैकबैनवा और सिगफ्रेडो गार्सिया पर मुकदमा शुरू होता है। हालांकि इस समय एडल्सन परिवार के किसी भी सदस्य पर मुकदमा नहीं चल रहा है, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले में एडल्सन नाम एक मुख्य बिंदु बन जाता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां ये निगरानी तस्वीरें इकट्ठा कर रही हैं ताकि संदिग्धों और उस वाहन के बारे में जानकारी मिल सके जो इस हत्या में शामिल हो सकता है। जब वे यह सब कर रहे हैं, वे डैन मार्कल के जीवन के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। कौन उनके करीब है, किसके पास उन्हें मारने का कारण हो सकता है। कानून प्रवर्तन अधिकारी मार्कल की पूर्व पत्नी वेंडी एडल्सन से मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वह मिस्टर मार्कल के साथ एक बहुत ही विवादास्पद तलाक और तलाक समझौते के प्रवर्तन को लेकर लगातार मुकदमेबाजी में उलझी रही हैं, खासकर उनके दोनों बेटों की कस्टडी को लेकर। तलाक के दस्तावेजों से पता चलता है कि वेंडी एडल्सन साउथ फ्लोरिडा में बसने की कोशिश कर रही थी। वो असल में बच्चों के साथ साउथ फ्लोरिडा चली गई थी और 20 जून 2013 को कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया था कि उन्हें टल्हासी वापस आना होगा। वो मिस्टर मार्केल के बच्चों को नहीं ले जा सकती थी। वेंडी और डैन मार्कल के बीच तलाक 31 जुलाई 2013 को फाइनल हो गया था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मुकदमा जारी रहा क्योंकि दोनों पक्षों ने तलाक समझौते के कथित उल्लंघन और बच्चों की कस्टडी के संदर्भ में एक दूसरे के खिलाफ याचिकाएं दायर की। और ख़ास तौर पर डैन मार्कल की हत्या से पहले दायर की गई आखिरी याचिकाओं में से एक वेंडी एडल्सन की मां यानी उनकी सास डोना एडल्सन के संदर्भ में थी। इस याचिका में आरोप लगाया कि बच्चों की नानी डोना एडल्सन बच्चों के सामने उनकी बुराई कर रही थी और वे अदालत से अनुरोध कर रहे थे कि डोना एडल्सन को उनके बच्चों यानी अपनी नाते नाती से बिना निगरानी के मिलने की अनुमति न दी जाए। उस याचिका पर कभी कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि डैन मार्कल की सुनवाई से पहले ही हत्या कर दी गई थी। जैसा मैंने बताया, वेंडी एडल्सन से पूछताछ हुई थी और वो कहेंगी कि उन्हें उम्मीद है किसी ने ये उनके लिए नहीं किया। वो आपको बताएंगी कि उनका भाई चार्ली एडल्सन, जो साउथ फ्लोरिडा में उनकी मां डोना एडल्सन और उनके पिता हार्वी एडल्सन के साथ नहीं, लेकिन उसी इलाके में रहता है। वो आपको बताएंगी कि चार्ली ने उद्धरण किसी हिटमैन को किराए पर लेने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उसने तय किया कि तलाक के तोहफे के तौर पर उसे एक टीवी खरीदना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और हत्या के लिए उनका एलिबी क्या था? डैन मार्कल की हत्या के वक्त वो कहाँ थी?
उनके पास एक गवाह है जो उनके घर पर मौजूद था, एक रिपेयरमैन जो उसी टीवी को ठीक कर रहा था। राज्य का मानना है कि कैथरीन ने सिगफ्रेडो को शामिल किया और उन्होंने लुइस रिवेरा से मदद ली। अभियोजन पक्ष का कहना है कि कैथरीन डैन मार्कल की हत्या के समय तल्हासी के पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने और हिटमैन ने अपनी भूमिकाओं से आर्थिक लाभ कमाया। तो 18 जुलाई 2014 को रिवेरा और गार्सिया प्रोफेसर मार्केल का पीछा करते हैं, जब वो सुबह लगभग 8:50 बजे अपने बच्चों को डे केयर छोड़ते हैं। वे जिम जाते हैं और पार्किंग में इंतज़ार करते हैं जब मिस्टर मार्केल वर्कआउट करते हैं, और फिर वे उनके घर जाते हैं जहां रिवेरा प्रियस को ड्राइववे में मिस्टर मार्केल की कार के बम्पर के पास ले जाकर पार्क करते हैं, जहां वो अपनी ड्राइववे में खड़े होते हैं। आप सुनेंगी कि गार्सिया बाहर आते हैं, मार्केल के पास जाकर उसी रिवॉल्वर से जो लुइस रिवेरा ने खरीदी थी, ड्राइवर की विंडो से उन्हें 2 बार गोली मारते हैं, फिर जल्दी प्रियस में लौट जाते हैं। रिवेरा गाड़ी पीछे निकालते हैं और दोनों मायामी लौट जाते हैं। मैंने पहले बताया था कि दोनों आदमियों ने अपने फ़ोन बंद कर रखे थे, और जैसे ही वे अपने फ़ोन वापस ऑन करते हैं, हत्या के बाद सबसे पहली कॉल जो दोनों में से कोई भी करता है वह मिस्टर गार्सिया द्वारा कैथरीन मैकबनावा को की जाती है। और वह क्या कहते हैं? वो कहते हैं, काम हो गया। वो जवाब देती हैं, मुझे पता है। पैसे कब मिलेंगे इस बारे में थोड़ी सी चर्चा होती है। कैथरीन मैकबनावा ने कहा, पैसे की चिंता मत करो, मैं पैसे ले आऊँगी, कल मिल जाएंगे। फिर अगले दिन रिवेरा नाई की दुकान पर था जब उसने कैथरीन मैकबनावा से बात की। उसने कहा कि उसके पास पैसे हैं और वो गार्सिया को पैसे देने के लिए उसे ढूंढ रही थी, लेकिन ढूंढ नहीं पाई। रिवेरा जानता था गार्सिया कहाँ है, वो एक युवती के घर था। रिवेरा ने सफलतापूर्वक गार्सिया को ढूंढ लिया और वे सभी रिवेरा के घर पर मिले, जहां रिवेरा को उसकी पेमेंट मिल रही। तो रिवेरा, गार्सिया और मैकबनावा सभी मौजूद हैं। रिवेरा को $35,000 $1,000 की गड्डियों में स्टेपल किए हुए मिलते हैं। गार्सिया ने उसी रात जश्न में रिवेरा को थोड़ा और पैसा दिया। पूर्व जोड़े पर एक साथ मुकदमा चलने पर उनके वकीलों ने जूरी के सामने अपनी शुरुआती दलीलें दी। कैथरीन मैकबनावा की वकील ने एडल्सन परिवार का कई बार जिक्र कर उनकी मुवक्किल को निर्दोष बताया। वे आपसे यह विश्वास करवाना चाहते हैं कि कैथरीन मैकबनावा को हत्या के लिए नकद में भुगतान किया गया था और फिर वो उसे जमा कराने के लिए बैंक चली गई, वही जगह जहां कोई भी उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। कि उन्होंने कैमरों और रिकॉर्ड के साथ बैंक जाने का फैसला किया और योजना थी कि पैसे बैंक में छुपाए जाएं। अब जो सबूत आपको दिखाएंगे वो ये है कि एडेल्सन के खातों से कोई निकासी का सबूत नहीं है, एक भी नहीं। सिगफ्रेडो गार्सिया और लुइस रिवेरा के खातों में नकद जमा का कोई सबूत नहीं है। और ऐसा क्यों है? याद है कल मिस कैपलिन ने बॉय डायर में क्या कहा था? अपराधी डीएनए और फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ते। याद है जब उन्होंने ये कहा था, वे चाहते हैं कि आप माने कि कैथरीन इस जटिल योजना का हिस्सा है, लेकिन वही एकमात्र है जो अपने बैंक में नकद जमा का सबूत छोड़ रही है। वो यहाँ बैठी है, उस पर ऐसे अपराध का आरोप है जो उसने नहीं किया और उसके शामिल होने का कोई पक्का सबूत भी नहीं है। इस समय राज्य में मामले आगे बढ़ रहे हैं। सिगफ्रेडो और लुइस दोनों के मामले ट्रायल के लिए तय हो गए हैं और वे एडल्सन परिवार को वापस चाहते हैं। सिगफ्रेडो गार्सिया के वकील का कहना है कि जूरी को लुइस रिवेरा की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सरकार ने अपना पूरा मामला लुइस रिवेरा पर टिका दिया है, यही इस मामले का आधार है। ठीक है, इस बात को लेकर अटकलें और एक अतिरिक्त सिद्धांत होगा कि एडल्सन परिवार डैन मार्केल को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था। वो एक अतिरिक्त मामला है। ये मामला सिगफ्रेडो का मामला लुइस रिवेरा के इर्द गिर्द आधारित है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि एकमात्र व्यक्ति जो सिगफ्रेडो गार्सिया को घटना स्थल पर रख सकता है, एकमात्र व्यक्ति जो आपको बता सकता है कि सिगफ्रेडो गार्सिया कार से उतरा और कथित तौर पर डैन मार्केल को गोली मारी, वो कौन है? वो है वो आदमी जिसे 7 साल की सजा हुई, वो आदमी जिसे सबसे बड़ा सौदा मिला। सबूत दिखाएंगे कि मेरे मुवक्किल के मिस मैकबनावा के साथ बच्चे हैं, वो उससे प्यार करता है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उसकी पत्नी है, लेकिन वे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे।
और क्या तुम्हें पता है वो किसे डेट कर रही थी? वो चार्ली एडल्सन को डेट कर रही थी। वो चाहते हैं कि आप यकीन करें और सबूत खुद सरकार के गवाहों से सामने आएंगे कि सिगफ्रेडो गार्सिया केटी से प्यार करता था और वो खुश नहीं था। जरा भी नहीं कि ये डेंटल प्लेबॉय जो फरारी में घूमता है, जिसके बाल अच्छे हैं, मसल्स बड़े हैं और जेब बहुत भारी है, वो उसकी बीवी के साथ था। वो चाहते हैं कि आप यकीन करें कि इस आदमी का दिल टूटा था और उसने सोचा, जानते हो क्या, मैं आगे बढ़ के उस आदमी की मदद करूंगा जो मेरी बीवी के साथ है। अभियोजन पक्ष के मामले के लिए एक मुख्य गवाह और कोई नहीं बल्कि लुइस रिवेरा है। जब आप उनके पीछे पहुंचे तो मिस्टर मार्केल क्या कर रहे थे? वो फोन पे थे। ठीक है। क्या वो अभी भी अपनी गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे? हाँ मैडम। उनकी ड्राइववे में पहुंचने पर क्या हुआ? जैसे मैं अंदर पहुंचा वो तुरंत कार से कूद गया। वो कार से बाहर निकला और आगे की ओर गया। नहीं, चारों ओर नहीं बल्कि कार के सामने, बिल्कुल उसकी कार के पीछे और उस कार के सामने जो मैं चला रहा था। ड्राइवर की सह लिया और गोली मार दी। क्या आपने मिस्टर मार्केल को गोली मारी? हाँ मैम। कितनी बार? 2 बार। क्या आपने सच में मिस्टर गार्सिया को मिस्टर मार्केल पर गोली चलाते हुए देखा था? बिल्कुल। क्या आपको कोई ऐसी बातचीत याद है जिसमें मिस मैकबनावा मिस्टर गार्सिया को हिदायत दे रही थीं, जहां आपने उन्हें ये कहते हुए सुना हो, सुनिश्चित करें कि आप सब कुछ सही तरीके से करें, जब आप पूरा कर लें तो मुझे कॉल करें? हाँ। वो कब हुआ था? वो दूसरी यात्रा थी जब हम कोशिश कर रहे थे उस आदमी की हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप मिस्टर की हत्या को अंजाम देने की इस साजिश में शामिल थे? मार्केल, बिल्कुल नहीं। इससे आपका कोई संबंध नहीं था? मेरा मतलब है हाँ, उसने मुझे इसके बारे में बताया था कि जाना है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि मुझे इसके लिए रखा गया था तो नहीं। अच्छा, आपको पैसे मिले थे है ना? हाँ, गार्सिया से। तो गार्सिया ने आपको हत्या के लिए हायर किया था? जी हाँ मैडम। और उसे किसने हायर किया? एडिसन परिवार। माफ कीजिए, क्या? वेंडी परिवार। वेंडी के परिवार ने उसे काम पर रखा था? हाँ। ठीक है। और वेंडी का परिवार सिगफ्रेडो गार्सिया से कैसे जुड़ा था? क्योंकि केटी उस डेंटिस्ट को डेट कर रही थी। डेंटिस्ट लुइस रिवेरा जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो चार्ली एडल्सन है। चार्ली को 2019 में कैथरीन और सिगफ्रेडो के मुकदमे में गवाही के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन कई लोग उसकी बहन वेंडी एडल्सन की गवाही सुनना चाहते थे। और आपने बताया कि आप मिसेस आई को कैसे जानती हैं? वो मेरे भाई के साथ रिश्ते में थी। अभियोजकों ने कहा वेंडी एडल्सन इम्यूनिटी डील के तहत गवाही दे रही हैं। हालांकि ये डील उनकी गवाही को उनके खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकती है, फिर भी ये संभावना बनी रहती है कि राज्य बाद में उन पर आरोप लगा सकता है। क्या आपको पता है कि आपके माता पिता के घर में कोई तिजोरी है जिसमें नकदी के बंडल रखे हुए हैं? मुझे नकदी वाली तिजोरी की जानकारी नहीं है। तो आपके माता पिता की तिजोरी में वेंडी का नकदी बंडल नहीं है? नहीं। ठीक है। क्या चार्ली एडल्सन को डैन मार्केल पसंद थे? मैं उसकी मौत से पहले की बात कर रही हूँ। मेरा मतलब है शायद वो भी। जब मैं उसे उन बातों के बारे में बताती थी जिनसे मैं तलाक के समय परेशान थी, तो वो मेरी बात सुनता था। तो चाहे उसे वो पसंद हो या नापसंद, उसने हमेशा मेरा साथ दिया। ठीक है, पर उसने नापसंदगी नहीं जताई? नहीं। क्या उसने आपके पति को मारने के लिए किसी हिटमैन को रखने की बात कही थी? सुनी सुनाई बात है। नहीं। क्या उसने कभी मजाक में कहा था कि उसने हिटमैन को हायर करने के बारे में सोचा था, लेकिन तुम्हें तलाक के तोहफे में टीवी खरीदना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा? उसने वाकई वो मजाक किया था। उस टीवी की मरम्मत का इंतज़ाम किसने किया था? मैंने किए थे। क्या वो इंतज़ाम तुम्हारी मम्मी ने नहीं किए थे? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या चार्ली ने कभी कहा था कि उसने समस्या से निपटने के लिए, यानी डैन मार्केल से निपटने के लिए, सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया था? माय लॉर्ड, मेरी स्थायी आपत्ति है ताकि मुझे बार बार आपत्ति ना करनी पड़े। सोचिए। अलविदा। क्या उसने कभी ऐसा कहा था? नहीं। मिस्टर मार्केल की हत्या के बाद क्या चार्ली एडल्सन आपको जश्न मनाने के लिए डिनर पर ले गए थे? नहीं। क्या आपको मिस्टर मार्केल की मौत के तुरंत बाद मिस्टर चार्ली एडल्सन के साथ हुए डिनर की याद है जिसमें आपने उल्टी की थी? मुझे वो डिनर याद है। मैं माफ कीजिए।
आगे बोलिए, मैंने आपको बीच में रोक दिया। डैनी के मरने के बाद मैं बहुत डरी हुई थी कि कोई मेरे या मेरे बच्चों के पीछे आकर हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। क्या आप डैन मार्कल की हत्या की साजिश में शामिल थीं? नहीं। क्या आपको किसी के आपके पति की हत्या की साजिश में शामिल होने की जानकारी है? नहीं। मामला बचाव पक्ष को मिलते ही सिगफ्रेडो गार्सिया गवाही से इनकार करते हैं, जबकि कैथरीन गवाही देने का फैसला करती हैं। क्या आपका डैन मार्टल की हत्या से कोई लेना देना था? नहीं मैम। क्या आपने अपने बच्चों के पिता मिस्टर गार्सिया को मिस्टर चार्ली एडल्सन के लिए हत्या करने के लिए कहा था? नहीं मैम। अब मैं आपका ध्यान 18 जुलाई 2014 की ओर ले जाना चाहती हूँ। अब आप जानती हैं कि ये इस मामले में एक महत्वपूर्ण दिन था। जी मैम। अब आप जानते हैं उसी दिन डैन मार्कल की हत्या कर दी गई थी। जी मैम, ठीक है। क्या मिस्टर गार्सिया ने बताया था कि वो शहर छोड़ रहे हैं? नहीं मैम। क्या आपको याद है कि मिस्टर गार्सिया ने कभी आपसे कहा हो मैं उत्तर जा रहा हूँ, मैं तल्हासी जा रहा हूँ? नहीं मैम। क्या तलासी का नाम आपको अलग से याद रहता? हाँ मैम। ठीक है। पिछले 3 सालों से यहाँ रहने के अलावा क्या आप पहले कभी तल्हासी आई थी? नहीं मैम। यहाँ आपका ये पहला मौका है। पहली बार। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप 18 जुलाई 2014 को क्या कर रहे थे, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? नहीं मैम। क्या आपको याद है कि आपने चार्ली एडल्सन से कोई बातचीत की थी उनके बहनोई की दुर्घटना के बारे में? क्या ये आपको याद आता है? ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, क्या आपको कभी कभी याद आता है कि उसने अपने बहनोई का जिक्र किया था? मुझे लगता है हाँ। जितना आपको याद है, और मैं आपके मुंह में शब्द नहीं डालना चाहती, कृपया हमें बताने की कोशिश करें कि उसने अपने पूर्व बहनोई के एक्सीडेंट के बारे में आपसे क्या कहा था। बस वही था जैसे मुझे याद है। याद है एक दिन उसने फोन कर बताया कि उसके बहनोई का एक्सीडेंट हुआ है। मुझे नहीं पता वो कार एक्सीडेंट था या कुछ और। ठीक है, क्या आपको याद है कि वो कार एक्सीडेंट था? क्या वो आपको जाना पहचाना लगता है या आपको बस पता नहीं है? मुझे नहीं पता। ठीक है। क्या उसने बताया कि उसके साले को 2 बार गोली लगी थी? नहीं मैम। ठीक है, उसने तुम्हें नहीं बताया कि उसकी हत्या कर दी गई थी? नहीं मैम। अगर उसने तुम्हें बताया होता तो क्या तुम्हें वो याद रहता? मुझे वो याद रहता मैम। अभियोजन के पास कैथरीन के खिलाफ वर्षों के सबूत थे, जिनमें सबसे बड़ा सबूत वो बम्प भी था। बम्प एक कानून प्रवर्तन ऑपरेशन है जिसमें अंडरकवर एजेंट या पुलिस अधिकारी वायर पहनकर जांच के तहत व्यक्ति से मिलकर बातचीत करता है। इस मामले में अंडरकवर एजेंट ने खुद को लायन किंग गैंग का सदस्य बताया। यूसी यानी अंडरकवर एजेंट कैथरीन मैकबनवा के पास नहीं गए, वे डोना एडल्सन के पास गए। FBI के स्पेशल एजेंट के अनुसार बम्प के बाद डोना ने चार्ली और चार्ली ने कैथरीन को फोन किया। मेरी माँ, बच्चा। मैंने बस कहानी का एक हिस्सा सुना। ठीक है। वो विस्तार से बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि कोई उसके पास सड़क पर आया, उसका नाम लेकर बुलाया और उसे एक लिफाफा दिया जिसमें कुछ था। हाँ। और वो वास्तव में विस्तार में नहीं जाना चाहती थी और मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि ये किस संदर्भ में है। कुछ उसके बेटे के बारे में, कुछ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, और कोई व्यक्ति मेरी माँ से किसी के लिए पूछ रहा था। They were making reference to my ex-girlfriend, which I have no clue what that's about. हाँ। और उन्होंने दावा किया कि उन्हें कुछ पैसे दिए जाने थे। पता करो वो कौन है, क्योंकि अगली कॉल FBI की होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, जब वे उस आदमी को पकड़ लेंगे तो उससे पूछेंगे केटी कौन है। हम पहले ही इस पर बात कर चुके हैं, अब ये मजाक भी नहीं रहा। अगर सच में कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, अगर कोई तुम्हारे दोस्तों में से किसी को परेशान कर रहा हो, तो क्या तुम उसे बांधोगे? ठीक है स्टेसी, अच्छे से सोचो, बस पता करो वो कौन है, मैं यही कहता हूँ। तुम बेवकूफ हो, तुमने गलत नंबर दिया। माँ का नंबर निकालो क्योंकि मैं उन्हें कॉल करने वाली हूँ। और तुम तो खुद कुछ नहीं, बुरे बकवास इंसान।
मैं बहुत गुस्से में हूँ, अभी पुलिस के पास जा रही हूँ। ये FBI द्वारा कैथरीन और चार्ली एडल्सन के फोन पर की गई कई फोन टैपिंग में से एक की एक झलक थी। 2019 में कैथरीन के मुकदमे के दौरान उनसे पहली बार इन रिकॉर्डिंग्स पर सवाल हुए। तो मैं कुछ बातों पर चर्चा करना चाहती हूँ जिसे हम सब बम्प के रूप में जानते हैं, ठीक है? तो मैं कॉल 1392 का जिक्र करने जा रही हूँ जो 19 अप्रैल 2016 को हुई थी, ठीक है? ये जाहिर तौर पर आपके पास पहली फोन कॉल है मिस्टर एडल्सन से, ठीक है। ठीक है? ये पहली बार है जब उसने आपको बताया है कि किसी ने उसकी माँ से सड़क पर संपर्क किया था, ठीक है? ठीक है, आपको वो याद है ना? हाँ। क्या आपने खुद को रिकॉर्डिंग में सुना था? जब आपने क्या कहा? क्या आप जूरी को बता सकती हैं कि आपने उन्हें उस तरह जवाब क्यों दिया? हाँ, मैं बस उलझन में थी। क्या आपको कोई अंदाजा था या आप जानती थी कि क्या हो रहा था? नहीं। और मिस्टर एडल्सन ने आपको बताया कि कोई उनकी माँ के पास आया और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र किया? हाँ। मैम, क्या मिस्टर एडल्सन ने आपको ये नहीं बताया कि वो क्यों कॉल कर रहे थे? क्या उन्होंने मुझे समझाया कि उस कॉल में वे मुझे क्यों फोन कर रहे थे? जैसे क्या उन्होंने कहा, तुम मेरी आखिरी एक्स गर्लफ्रेंड हो इसलिए कॉल कर रहा हूँ? हाँ। चार्ली एडल्सन से बात करते समय आपकी मुख्य चिंता क्या थी? क्या आपको डर था कि कोई आपका नाम ले सकता है? हाँ, वे मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? लेकिन इस समय आपको ये भी नहीं पता कि क्या बात सच में आपके बारे में ही है। हाँ, क्योंकि उसने कहा एक्स गर्लफ्रेंड। ठीक है, तुमने उससे यहाँ तक पूछ लिया, किसने कहा मैंने कुछ गलत किया है? सही है ना? तो तुम कभी पुलिस को फोन नहीं करती? नहीं। अब एक बहुत लंबी फोन कॉल में हम आपको सुनते हैं और आप बहुत परेशान लग रही थी। जी हाँ मैम। आप चार्ली के साथ बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, आप उनसे क्यों नाराज थी? सबसे पहले वो फोन कॉल बहुत शर्मनाक था। मेरा मतलब है, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं 23 मिनट में इतनी सारी गंदी बातें कह सकती हूँ। लेकिन क्या खुद को सुनना अजीब लगता है? हाँ। क्या उस वक्त आपको पता था कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं। अगर आप किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होती तो क्या आप अपना फोन इस्तेमाल करना बंद कर देती? बिल्कुल। क्या आपके पास ऐसी जानकारी है कि चार्ली एडल्सन इसमें शामिल था? क्या मेरे पास जानकारी है? मेरा मतलब है जो हम देख रहे हैं उसी पर आधारित है, लेकिन मेरे पास व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। जो कुछ भी आपने देखा है उसके आधार पर क्या आपको लगता है कि चार्ली इसमें शामिल था? हाँ। क्या आपको लगता है कि चार्ली आपसे झूठ बोल रहा था? हाँ। जब कैथरीन से अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की जाती है तो वो दावा करती है कि जांचकर्ताओं द्वारा उसके बैंक खाते में पता लगाए गए अतिरिक्त पैसे महज एक संयोग थे। क्या आपने मिस्टर गार्सिया से इस महिला की तलाशी में बच्चों की मदद के लिए नहीं कहा था? नहीं। मैम। क्या आपने डैन मार्केल की हत्या के लिए कहा था? नहीं। मैम, उन्होंने आपको और मिस्टर गार्सिया को सैंटो डोमिंगो की एक पेड ट्रिप दी थी, क्या ये सच है? नहीं। वो असल में मेरे बच्चों और मुझे उनके माता पिता से मिलने के लिए थी। उनकी माँ मेरी सास। क्या चार्ली ने उसके लिए पैसे दिए थे? हाँ मैम। क्या उन्होंने आपके लिए भोजन सेवा का भुगतान किया था? हाँ, मुझे वो याद है। क्या एक बार जब आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल नहीं भर पाई थी तब उन्होंने आपके क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाया था? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। क्या उन्होंने कभी आपको नकद पैसे दिए थे? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि अगर आप चार्ली एडल्सन के खिलाफ सहयोग करने से इनकार करती हैं तो आपको किसी तरह का बड़ा भुगतान देने की पेशकश की गई है? अगर मैं इनकार कर दूं? हाँ मैडम, नहीं। किसी ने पैसे की पेशकश की? नहीं। क्या आपको याद है आपने कहा था कि बरी होने के बाद आप घर पर रहकर बच्चों को ट्यूटर से पढ़ा पाएंगी? नहीं। जूरी के सामने अपने समापन तर्कों में अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि कैथरीन और सिस्फ्रेडो को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा सबूत हैं। वे सभी सुरागे एक ही जगह पहुंची। प्रियस कार रिवेरा तक पहुंची, रिवेरा गार्सिया तक पहुंचा और दुश्मनी एडल्सन परिवार तक गई और दोनों रास्ते कैथरीन इब्नावा पर आकर खत्म होते हैं। लेकिन अपने समापन में कैथरीन का बचाव पक्ष कहती है कि इसके लिए कोई और जिम्मेदार है और वो कैथरीन नहीं है। मैं नहीं कह सकता। चार्ल्स एडल्सन ने जो किया वो क्यों किया? कुछ बातें समझ आती हैं। हमारा मानना है कि उनका और सिगफ्रेडो गार्सिया के बीच समझौता था। अब सरकार कहना चाहती है कि यह कैथरीन मैकबनवा के जरिए हुआ था।
हमारा मानना है कि यह कैथरीन मैकबनवा के बारे में था। उस घटना ने उसे यह विचार दिया कैथरीन को एक बफर के रूप में इस्तेमाल करने का। पता करो कौन है, उस नंबर पर कॉल करो। हफ्तों तक चली सुनवाई के बाद जूरी विचार विमर्श के लिए तैयार है। आखिरकार उन्होंने सिगफ्रेडो गार्सिया को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया। सिगफ्रेडो गार्सिया को बिना पैरोल की संभावना के उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन कैथरीन का नतीजा इससे बहुत अलग है। जूरी तीनों आरोपों में से किसी पर भी सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है। क्या यही सही है? ठीक है, तो प्रतिवादी के रूप में मैं इस मामले को मिस्ट्रेल घोषित करता हूं। कैथरीन का मुकदमा 2022 में फिर होता है और 2019 के बाद से इसमें काफी कुछ बदल गया है। अप्रैल 2022 में FBI ने डैन मार्कल की हत्या के सिलसिले में चार्ली एडल्सन को गिरफ्तार किया, जो एक और चौंकाने वाली गिरफ्तारी थी। उस पर प्रथम श्रेणी की हत्या, हत्या की साजिश और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। उसकी गिरफ्तारी की खबर के बाद कैथरीन मैकबनवा के खिलाफ पुनः मुकदमा अभी भी अदालत की सूची में है। चार्ली एडल्सन की गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों के भीतर उसका पुनः मुकदमा शुरू होगा। अभियोजन पक्ष का सिद्धांत उसके पहले मुकदमे जैसा ही है। कैथरीन मैकबनवा कथित तौर पर हिटमैन और एडल्सन परिवार की मध्यस्थ थीं। क्या ये आपको एडल्सन इंस्टीट्यूट से मिला? ये आपके समन के जवाब में था, जिसमें आपने कैथरीन मैकमैन्स की रोजगार से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे थे। इस साक्ष्य सामग्री में क्या क्या है? बस वो थी। उन्हें ये वेतन चेक्स हर 2 हफ्ते के करीब क्रमिक रूप से दिए जाते थे। एडिसन इंस्टीट्यूट से कैथरीन मैकबेथ के नाम एक वेतन चेक या चेक लिखा गया था। और ये भुगतान कब शुरू हुआ? ये चेक्स कब से शुरू हुए? सितंबर में। किस साल का सितंबर? 2014। तो हत्या के लगभग 2 महीने बाद। हाँ। और वे कितने समय तक जारी रहीं? मार्च 2016 तक लगातार चली। क्या इस मामले में गिरफ्तारियां होने तक? हाँ, लगभग उसी समय तक। ठीक है। क्या आपको अपनी जांच के दौरान कोई ऐसा सबूत मिला कि मिस मैकबनवा वास्तव में किसी काम के लिए एडल्सन इंस्टीट्यूट जा रही थी? इसका कोई संकेत नहीं था। कुछ वही लोग गवाही देते हैं, जैसे लुइस रिवेरा। डैन मार्कल की हत्या में शामिल होने के लिए आपको पैसे किसने दिए? मैं उनसे डरता था। ठीक, उसे पैसे किसने दिए? उसकी पत्नी ने पैसे दिए थे। क्या आप डैन मार्कल को जानती थीं? बिल्कुल भी नहीं। आपने उन्हें अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप इससे पहले कभी टलाहैसी आई थीं इस केस के लिए यहाँ आने से पहले? नहीं मैडम। क्या स्टैन मार्कल के खिलाफ आपके मन में कोई दुश्मनी थी? बिल्कुल नहीं। तो इस हत्या में आपका मकसद पूरी तरह आर्थिक था? जी हाँ मैडम। इस हत्या में शामिल होने को सबसे पहले किसने कहा? सैक्रामेंटो गार्सिया? जी मैडम। यह व्यवस्था, यह हत्या की साजिश किसने रची? मेरी समझ के मुताबिक केटी इसमें शामिल थी। वो सम्मोहित थी और बीच में थी। उसने उसे बुलाया, वो आया और उसे मार डाला। क्या आपको कोई समझ थी कि आप टलहासी क्यों आ रहे थे इस आदमी को मारने के लिए? उस समय नहीं। वेंडी एडल्सन अभियोजन से छूट के समझौते के तहत फिर से ट्रायल में गवाही देती हैं, जैसे पहली बार दी थी। क्या आपके भाई ने कभी आपके पूर्व पति को मारने के लिए किसी भाड़े के हत्यारे को रखने की बात की थी? उसने कभी भी हिटमैन रखने की बात नहीं कही। उसने एक बहुत ही घटिया मजाक किया था। जब मैंने तलाक लिया तो उसने मुझे एक टीवी गिफ्ट किया और कहा कि ये एक तोहफा है, और फिर बहुत ही बुरा मजाक किया कि ये हिटमैन रखने से सस्ता था। और क्या वो, माफ कीजिए मैंने आपकी बात काट दी। कोई बात नहीं। आप और क्या कहने वाली थी? मुझे लगता है बस इतना ही था। क्या आपके भाई ने ये मजाक एक बार किया था या कई बार? उसकी आदत है खुद को दोहराने की, तो वो जो भी कहता है कई बार कहता है। क्या आपको पता है उसने कितनी बार कहा? मुझे ठीक पता नहीं, पर 2 बार तो जरूर कहा होगा। तो आपको लगा उसने सच में हिटमैन रखने की कोशिश नहीं की थी? हाँ। अपने पहले ट्रायल की तरह ही कैथरीन अपनी सफाई में गवाही देती हैं और दावा करती हैं कि डैन मार्कल की हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो आपकी सफाई है कि आप इस हत्या में शामिल नहीं हैं? हाँ मैम, आपने कहा कि चार्ली एडल्सन इसमें शामिल है, जाहिर है। हाँ मैम, और आपके बच्चों के पिता भी हैं, है ना? और आप इसके बीच में फंस गई हैं। जी हाँ मैम। ठीक है, अगर आप चार्ली एडल्सन से बिना वैध कारण पैसे ले रही हैं तो शक होता है। लगता है वो हत्या में आपके हिस्से के पैसे दे रहा है या खुश रख रहा है ना? नहीं मैम,
राज्य कह रहा है कि ये अजीब होगा अगर गार्सिया और चार्ली बात कर रहे हो, जितना आपको पता था, है ना? जी मैम। ठीक है, क्या ये ज्यादा अजीब नहीं होगा अगर चार्ल्स एडल्सन अपनी गर्लफ्रेंड से कहे कि वो अपने बच्चे के पिता से, जो उसे नफरत करता है, उसके लिए हत्या करने को कहे? वो तो बहुत ही अजीब होगा। क्या जूरी के पास फिर से मिस्ट्रियल के लिए पर्याप्त युक्ति-युक्त संदेह होगा? हम जूरी पहले आरोप के बारे में निम्नलिखित निर्णय पर पहुंचते हैं। एक प्रतिवादी प्रथम श्रेणी हत्या का दोषी है। हम जूरी दूसरे आरोप के बारे में निम्नलिखित निर्णय पर पहुंचते हैं। एक प्रतिवादी प्रथम श्रेणी हत्या करने की साजिश का दोषी है। हम जूरी तीसरे आरोप के बारे में निम्नलिखित निर्णय पर पहुंचते हैं। ए प्रतिवादी प्रथम श्रेणी हत्या करने के लिए उकसाने का दोषी है। कैथरीन को 29 जुलाई 2022 को सजा सुनाई जाती है। कैथरीन मैकबैनवेल पर ट्रिगर दबाने का आरोप नहीं था, फिर भी उनकी सजा हिटमैन जैसी ही थी। और वो फ्लोरिडा की निवासी हैं। कैथरीन वैन वेनामोर 2016 CAF 3036 और 2018 CF 497। मेस्मो वेंगेर यहाँ अदालत कक्ष में अपनी वकील के साथ मौजूद हैं पहले आरोप पर, जो कि प्रथम श्रेणी हत्या का आरोप है। आपको जूरी द्वारा दोषी पाया गया है, आपको दोषी ठहराया जाएगा और आपको उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी, जिसमें आपको प्रोबेशन या पेरोल के लिए पात्रता नहीं होगी। दूसरे आरोप में जो हत्या की साजिश है, आपको जूरी द्वारा दोषी पाया गया है, आपको दोषी ठहराया जाएगा और आपको सुधार विभाग में 30 साल की क्रमिक सजा सुनाई जाएगी। तीसरे आरोप में जो हत्या के लिए उकसाने का है, आपको जूरी द्वारा दोषी पाया गया है, उसी आरोप में आपको दोषी ठहराया जाता है और आपको डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्शंस में 30 साल की लगातार सजा सुनाई जाएगी। आपको 2119 दिनों की सजा काटने का श्रेय दिया गया है। आपकी अदालत की लागत $2625 है और अभियोजन की लागत $100 है और ये सिविल जज द्वारा तय की जाएंगी। जज, आपको अपील करने के लिए 30 दिन है। कैथरीन मैकबैनवेल आखिरी बार अदालत में नहीं आई थी। अक्टूबर 2023 में वे चार्ली एडल्सन के हत्या मुकदमे में गवाही देने फिर बुलाई गई। मैं देख रही हूँ कि आप जेल के कपड़ों में हैं। क्या आप हिरासत में हैं? जी हाँ मैम। आप किस वजह से हिरासत में हैं? हत्या के लिए। क्या आप हत्या के लिए सजा काट रहे हैं? हाँ मैम। क्या आपको हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था? हाँ मैम। क्या वो डैन मार्कल की हत्या थी? हाँ मैम। चार्ली के मुकदमे में गवाही के दौरान कैथरीन ने अपनी सफाई में पहले दोनों मुकदमों में कही गई बातों से बिल्कुल अलग कहानी बताई। मुकदमे के दौरान आपकी सफाई क्या थी? मेरा इससे कोई संबंध नहीं था। ठीक है कि हमने चार्ली एडल्सन के बारे में सही समझा और हत्यारों के बारे में भी सही समझा, लेकिन आप बीच में नहीं थी। जी मैम। क्या वो सच था? नहीं मैम, वो सच नहीं था। क्या आप बीच में थी? हाँ मैम, मैं थी। और क्या आपने उस मुकदमे में भी गवाही नहीं दी थी जिसमें सिगफ्रेडो गार्सिया को हत्या का दोषी ठहराया गया था? हाँ मैम, मैं थी। उनकी तरफ से क्या बचाव था? इससे उनका कोई संबंध नहीं था। कि हमने चार्ली एडल्सन और हत्यारों के बारे में सही समझा, पर उनका कोई लेना देना नहीं था। जी मैम। आंख में खून बहने से बचाव। मिस कैल्विन, अपने सवाल तैयार रखिए। और क्या वो बचाव सच्चा था? नहीं मैम, वो सच नहीं था। तो सिगफ्रेडो गार्सिया इसमें शामिल था? हाँ मैम, वो शामिल था। तो आप सच क्यों बता रहे हो? मुझे लगता है कि अब सच सामने आना चाहिए था ताकि परिवार को कुछ हद तक सुकून मिल सके। पिछले साल या उससे पहले या उससे भी पहले सच सामने क्यों नहीं आना चाहिए था? मैं खुद का बचाव करने की कोशिश कर रही थी। तुम बचने की कोशिश कर रही थी? हाँ मैडम। क्या तुम्हें लगा था कि उस बचाव के साथ तुम मुकदमे में सफल हो जाओगी? मुझे लगा। क्या आज यहाँ आपकी गवाही के बदले किसी ने आपसे कुछ वादा किया है? नहीं मैम। क्या आपको इस मामले में सहयोग करने के लिए शुरू में इम्यूनिटी की पेशकश नहीं की गई थी? हाँ मैम, मुझे की गई थी। लेकिन आपने हमारी उस पेशकश को स्वीकार नहीं किया? नहीं मैम, मैंने नहीं किया। क्योंकि आपको लगा था कि आप बच सकते हैं। मैम,
अब आप उम्र कैद काट रही हैं। हाँ मैम, मैं हूँ। चार्ली एडल्सन ने अपनी पूर्व साले की हत्या में संबंध से इनकार किया। क्या आपको याद है आपने मजाक किया था? क्या टीवी खरीदना हिटमैन किराए पर लेने से सस्ता था? कुछ ऐसा ही। हाँ, मैं यही कहने वाला था। बताओ वो मजाक क्या था? जब मैंने उसे तलाक के तोहफे में टीवी दिया तो मैं बेवकूफ़ था। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेवकूफ़ी भरी बात थी जो मैंने कभी कही। और मैंने कहा, पता है, मैं तुम्हारे लिए एक हिटमैन लाने वाला था, लेकिन टीवी सेट बहुत सस्ता था तो मैंने टीवी सेट ही ले लिया। मैंने ये मजाक में कहा था, ये बेवकूफ़ी थी, लेकिन मैं ऐसा अक्सर करता हूँ। क्या आपने वो मजाक दूसरों से भी किया था? हाँ। क्या आपने वो मजाक 2013 और 2014 के दौरान कई बार किया था? मैंने वो मजाक तब किया था जब वो परेशान थी, लड़ रही थी और दुखी थी। मैंने वही मजाक दोबारा किया और वो बेवकूफ़ी भरा था। क्या आपने कभी वो मजाक कैथरीन मैकबेथ से कहा था? हाँ, मैंने कहा था। साफ साफ बताइए, क्या आपने कभी किसी हिटमैन को रखने के बारे में सोचा था? नहीं, कभी नहीं। लेकिन लियोन काउंटी की ज्यूरी डिफेंस के सिद्धांत से सहमत नहीं थी। सेकंड जुडिशियल सर्किट की सर्किट कोर्ट में लियोन काउंटी फ्लोरिडा के लिए फ्लोरिडा राज्य बनाम चार्ल्स एडेल्सन केस नंबर 2016 CF 3036B फैसला। गिनती 1। हम जूरी अभियोग की गिनती 1 के अनुसार प्रथम श्रेणी हत्या के मामले में पाते हैं। प्रतिवादी प्रथम श्रेणी हत्या का दोषी है। चार्ली एडल्सन सभी आरोपों में दोषी पाए गए। उनकी सजा के बाद एक और चौंकाने वाली गिरफ्तारी हुई। डोना एडल्सन को नवंबर 2023 में वियतनाम भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। मैं तुम्हें ये नहीं देना चाहता, फर्क क्या पड़ता है? तुम लड़ना क्यों चाहते हो? अपने हाथों को पीठ के पीछे ऐसे रखो जैसे प्रार्थना कर रहे हो, मुझे मदद करने दो ताकि हम देख सकें। डोना एडल्सन को प्रथम श्रेणी की हत्या, साजिश और उकसावे के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वो खुद को निर्दोष बताती हैं। दिसंबर 2023 में चार्ली एडल्सन को उम्र कैद हुई। डोना एडल्सन का मुकदमा अब अगस्त 2025 में शुरू होगा, जो डैन मार्कल की हत्या के 11 साल बाद है। कैथरीन मैकबैनवा ने भी डोना एडल्सन के खिलाफ चार्ली एडल्सन मामले में गवाही दी। क्यों फिर अब एक अलग कहानी लेकर क्यों आना? मुझे लगता है कि सच सामने आना चाहिए था और जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। डोना ने अपनी सफाई में गवाही नहीं दी। अपने वकील के जरिए वो अपने पूर्व दामाद की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करती हैं। अब उसकी किस्मत जूरी के फैसले पर है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे पास जूरी का फैसला है कि अभियोग की पहली गिनती प्रथम श्रेणी हत्या के मामले में वे इस प्रकार पाते हैं। आरोपी प्रथम श्रेणी हत्या का दोषी है। मिसेस एडल्सन, खुद को संभालिए। क्या डोना एडल्सन काली साजिश की अंतिम कड़ी है? रिकॉर्डिंग के समय तक एडल्सन परिवार के किसी अन्य सदस्य पर डैन मार्कल की हत्या में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जून 2025 में लुइस रिवेरा संघीय हिरासत से रिहा हुए, लेकिन बाकी सजा फ्लोरिडा की राज्य जेल में काटेंगे। फ्लोरिडा सुधार विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के अनुसार सिगफ्रेडो गार्सिया अपनी उम्र कैद की सजा ब्रिस्टल फ्लोरिडा के लिबर्टी करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में काट रहे हैं। चार्ली एडल्सन साउथ डिकोटा की जेल में उम्र कैद काट रहे हैं, जबकि उनकी मां डोना एडल्सन होमस्टेड करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में अपना बाकी जीवन बिताएंगी। कैथरीन मैकबैनवा उम्र कैद की सजा ओकला फ्लोरिडा के लोवेल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में काट रही हैं। एपिसोड से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूं। अगले हफ्ते हम फिर यहीं एक और महिला अपराधी की कहानी के साथ लौटेंगे।